हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीए पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, उनमें आपके कुछ अनिवार्य पेपर हैं जो सभी क्लासों में होते हैं। जैसे आपके हिंदी या इंग्लिश है, पर्यावरण अध्ययन है। तो हिंदी या इंग्लिश या पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य पेपर है जिनको पास करना होता है आपको। तो फर्स्ट ईयर के वो विद्यार्थी जो पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा में उपस्थित होने जा रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ पर्यावरण के अध्ययन के बारे में एक नज़र में, उसका मतलब क्या है पर्यावरण अध्ययन। बच्चे जो कि खासतौर पे कला वर्ग या वाणिज्य वर्ग के हैं, वो थोड़े डरे हुए रहते हैं कि साइंस का पेपर है। ऐसा कुछ नहीं है। पर्यावरण शब्द का मतलब ही यही होता है कि पर्यावरण मतलब आपके आसपास की चीजें, आपकी सराउंडिंग में जो भी चीज है। मतलब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे आसपास जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं, जितने भी जैविक और अजैविक पदार्थ यहाँ पर है, जो कारक है, वो सब मिलके और उस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जो भी जीव जंतु है उसका पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। आपके जो पर्यावरण अध्ययन का पेपर होगा उसमें आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्प टाइप के आते हैं। मतलब उसमें एबेसाइडर रहेंगे, एक क्वेश्चन आएगा उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। जो सही ऑप्शन है उसको आपको ओएमआर सीट में ब्लैक काला करना है, ठीक है, या नीला करना है, जो भी पेन से आपको उसको गहरा करना है। तो सबसे पहले कि पर्यावरण अध्ययन में आपके आसपास होने वाली घटनाएं जो है, सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। जैसे बाय द वे मान के चलो कि आपसे कोई यही पूछ ले कि आपके चारों तरफ पाए जाने वाले जो चीज है उसमें कौन से घटक को आप जैविक कहोगे, कौन से घटक को अजैविक है, मतलब है ना, कौन सा आपके लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। ठीक है ना। तो जो भी चीज आपके चारों तरफ पाई जा रही है उनमें से जो चल फिर सके, जो सांस ले, जो वृद्धि या विकास करे, वो सब जैविक में आ जाएंगी। जैसे आप है ना, पेड़ है, आप मैंने जो कहा चल फिर सके, लेकिन पेड़ चल फिर नहीं सकता लेकिन सांस जरूर लेता है। ठीक है ना। वृद्धि करता है अपनी हाइट में। आपने देखा होगा कि 1 महीने पहले वो छोटा था, बाद में बड़ा हो गया, तो वो जिंदा है। आप देखोगे आपके चारों तरफ अगर कुर्सी टेबल है या कोई भी चीज है, जैसे ऑब्जेक्ट है, आप इसको है ना जिंदगी भर या 20 साल तक यही रहने दो, ये इतना ही बड़ा रहेगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ना छोटा होगा। ठीक है ना। उसके पीछे कारण क्या है कि ये निर्जीव है, इसमें जीव नहीं है, इसमें वृद्धि नहीं होगी। तो आप है ना बिल्कुल सीधे से मान के चलो कि जिस चीज में वृद्धि हो रही है, जिस चीज का विकास हो रहा है, जो चीज चल फिर सकती है, जो चीज सांस ले रही हो, ठीक है ना, जो श्वास ले रही हो, रेस्पिरेशन कर रही हो, वो सब जैविक है, मतलब वो जिंदा है। तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जितने भी जीव हैं, कीड़े मकोड़े, वो सब किस में आ जाएंगे? जैविक में आएंगे। मतलब उनमें सब में ये चीजें पाई जाती है। लेकिन उसके अलावा जैसे मिट्टी है, प्रकाश है, वायु है, कोई भी चीज जैसे कुर्सी टेबल, दीवारें हैं, पत्थर है, ये सब चीजें किस में आएंगी? निर्जीव में। ठीक है ना, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती, उनमें सांस नहीं, आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ चले जाएंगे, अपने आप नहीं जाएंगी। ठीक है ना। तो उनमें आप उनको कहोगे जैविक और अजैविक, दोनों में बांट दोगे। मतलब जिसमें जीव पाया जा रहा है वो जैविक, और जिसमें जीव नहीं पाया जा रहा है वो अजैविक। तो आपके ऐसे प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा वो। ए लिख दिया उसने कि भाई है ना पत्थर है, बी मिट्टी, ठीक है, सी जैसे लोहा, और डी पौधे। तो आप है ना देखते ही पहचान जाओगे कि ये तीनों में ना तो कोई सांस लेने की क्षमता पाई जाती है, ना ये चल फिर सकते, ठीक है ना, ना इनमें कोई वृद्धि होती है, लेकिन पौधे ये सब करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर रहो आप कि जो चीज चल फिर सके, वृद्धि विकास कर सके, सांस ले सके, या उसमें जैविक क्रियाएं होती हो, वो तो आ जाएंगे जैविक कारकों में। क्योंकि पर्यावरण जो है, पर्यावरण को एक्चुअली बेसिकली कोई भी चीज का पर्यावरण होता है, उसके चारों तरफ पाए जाने वाला जो एनवायरमेंट है, जैसे ये मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं वो मेरे पर्यावरण का हिस्सा है। तो पर्यावरण में 2 प्रकार के घटक हमेशा होते हैं, तो उनको 2 को, एक तो हो गए बायोटिक, बायोटिक का मतलब जैविक, और दूसरे होंगे एबायोटिक, ठीक है ना, अजैविक।
तो जैविक वो चीजें हैं जिनमें वृद्धि विकास हो, जो सांस ले सके, वो चल फिर सके, और ये सब गुण नहीं पाए जाएंगे, वो सारे के सारे अजैविक। तो इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके बिल्कुल सीधे सीधे कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक है, या ये पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक है। तो आपको वो 3 में से 4 में से एक ढूंढना है जो इस प्रकार के कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि वन्य जीव, जो सन मतलब है ना, कई बार सन पूछी जाती है, तो कि किस प्रकार की चीजें कब मनाई जाती है, तो है ना वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव, जितने भी वाइल्ड में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनको वन्य जीवन बोलते हैं। मतलब जो डोमेस्टिकेटेड नहीं है, जो घर में नहीं रहते हैं, ठीक है ना, जिनको पालतू नहीं बना सकते आप, वो सारे के सारे वाइल्ड में पाए जाने वाले जीव होते हैं, उनको वन्य जीव बोलते हैं। तो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, मतलब उनको बचाए रखने के लिए, क्योंकि आजकल हैबिटेट वगैरह खत्म हो रहे हैं, तो उनको बचाए रखने के लिए सरकार ने एक एक्ट बना रखा है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि वन्य जीवों को बचाए रखने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है, तो उसमें आपको ये लिख रहा होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या वन्य जीव अधिनियम या सुरक्षा अधिनियम, ठीक है ना। उसका जो बनाने की सन है वो आपको आने चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972 में बनाया गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस सन में वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट बना है, ठीक है। अब वन्य जीवों में कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्ति की कगार पे, जैसे अपने यहाँ देखते हैं अपन राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है, जैसलमेर बाड़मेर वाले डिस्ट्रिक्ट में, मोस्टली जैसलमेर वाले एरिया में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि अपना राज्य पक्षी भी है, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो वो है गोडावण। क्या नाम है? गोडावण या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, जो कि मोस्टली अपने डीएनपी, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर, राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर, वहां पर एक एरिया जो कि डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से प्रसिद्ध है, उस एरिया में मोस्टली ये बर्ड्स देखी जाती हैं, पाई जाती हैं। वर्ल्ड के एकमात्र देश भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है, बाकी और विश्व में ये कहीं नहीं पाई जाती, विलुप्ति की कगार पर है। तो ऐसे जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कि ये सुरक्षित रहें और विलुप्त ना हो, या विलुप्त, क्योंकि विलुप्ति की कगार पर ऑलरेडी है, इनके हैबिटेट खत्म हो गए, इनके बहुत ज्यादा शिकार होने की वजह से, या कई और कारण है, जैसे हाई टेंशन लाइट्स जितनी भी है 220 या 400 केवी की जो लाइनें होती हैं, उनमें कई बार ये उलझ के जीव मर जाते हैं। तो ऐसे जीवों को सुरक्षा देने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया है। वन्य जीव जो हैं उनको कई कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो उनमें से एक है विलुप्ति के कगार पर या जो खत्म होने की कगार पर है, वो उनको सुरक्षा देने के लिए उनको कैटेगराइज किए गए हैं। तो ऐसे जीवों का डाटा रखने के लिए एक किताब है, एक मतलब स्टेटमेंट एक रहता है उनके पास, गवर्नमेंट के पास, कि इसमें उनकी एंट्री रहती है। तो उस बुक को नाम देते हैं अपन रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, यहां पर जो रेड शब्द है ना, ये इस बात को सूचित करता है कि वो चीज अलार्मिंग है, मतलब वो चीज कहीं न कहीं खतरे की घंटी है। तो ये खतरे की घंटी का मतलब इस बुक में जो नाम होंगे जिस वाइल्ड एनिमल्स के, वो विलुप्ति के कगार पर होंगे या उसके आसपास के होंगे, मतलब उनकी संख्या बहुत कम हो गई है और वो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है। तो ऐसी कई बार आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी किताब है जिसमें विलुप्ति के कगार पर जो एनिमल होते हैं उनके नाम संधारित होते हैं, तो उसका नाम होता है रेड डाटा बुक, ठीक है ना। या कई बार ये पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक में किस प्रकार की एंट्रीज होती हैं, तो वाइल्ड लाइफ जो है, जो कि कगार विलुप्ति की कगार पर है, उनमें इस प्रकार की एंट्री होती है। एक है ना, कई बार शॉर्ट फॉर्म आ जाती है, जैसे एक शब्द है WWF, वो पूछ लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो उसमें आपको लिखना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या नाम है? W से है वर्ल्ड, दूसरा है W वाइल्ड लाइफ, और तीसरा है F से फंड। मतलब एक कोर्स बनाया गया है जो विश्व लेवल का है, विश्व में इस प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए एक राशि वहां पर संधारित की जाती है, एक राशि को रखा जाता है ताकि वो उस जीवों की सुरक्षा में काम आ सके। तो उस फंड का नाम है आपके वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF,
ठीक है ना। इसके साथ ही है ना, इसमें पर्यावरण में आपके बहुत सारी बातें होती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, पॉल्यूशन की बात होगी, उसके साथ ही आपके ओजोन परत की बात होगी, ओजोन परत डिप्लीशन है। तो ये छोटी छोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे भाई मान के चलें कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पौधे, एक बात ध्यान रखना, कई बार है ना बच्चों के मन में शंका रहती है, जैसे हम हैं, जितने भी जीव हैं वो श्वास जब लेते हैं तो श्वास के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन कई बार ये कंफ्यूजन रहता है, खासतौर पे उन बच्चों के जो साइंस से नहीं बिलोंग करते, कि पौधे जो होते हैं वो श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो भी अभी अपन ने बात की थी ना, जैविक घटक है। तो जीव जितने भी हैं, वो जीव जो कि स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, परिजीवी नहीं है, ये मान के चलो, जो स्वतंत्र रह रहे हैं, किसी के अंदर नहीं रह रहे हैं या किसी पर डिपेंड नहीं रह रहे हैं, वो जीव श्वास में ऑक्सीजन ही लेते हैं और श्वास से बाहर जब छोड़ते हैं निश्वसन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। पौधे जो ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं, क्वेश्चन आता है आपके कि कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं, तो पौधे मींस हरे पौधे। ये भी ध्यान रखना, पौधों में कौन, हरे पौधे। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो परिजीवी होते हैं तो उनका रंग हरा नहीं होता। अब ये भी ध्यान रखना कि पौधों को जो हरा रंग मिलता है वो एक वर्णक की वजह से मिलता है, और उस वर्णक का नाम होता है क्लोरोफिल। क्या नाम होता है, बस आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि पौधों का हरा रंग किस वजह से होता है, तो आपको लिखना है कि क्लोरोफिल। वहां पर आपको देखना है कि क्लोरोफिल वहां पर दिया होगा, क्लोरोफिल एक वर्णक होता है जिसकी वजह से इनका हरा रंग होता है, ठीक है ना। तो ये हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण, एक शब्द है वहां पर आपके, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर बनाने वाला ऐसा बना देता है कि प्रकाश संश्लेषण की जगह फोटोसिंथेसिस लिख देगा वो, और उसको हिंदी में लिख देगा फोटोसिंथेसिस। तब वो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के द्वारा क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज खाद्य पदार्थ होता है, उसी ग्लूकोज पर हम भी डिपेंड रहते हैं, क्योंकि ये पौधे ही एक ऐसा, हरे पौधे जो होते हैं संसार में, वो ही मात्र एक ऐसे जीव हैं जो उत्पादक का काम करते हैं। उत्पादक का मतलब उत्पन्न करते हैं। किसको उत्पन्न करते हैं, ग्लूकोज को। हमको किसकी जरूरत होती है खाने में, ग्लूकोज की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है, लिपिड्स की, वो सारी चीजें ग्लूकोज से ही बनते हैं, इसी की व्युत्पत्तियां होती हैं। और ग्लूकोज को बनाता कौन है, हरे पौधे। किससे, अकार्बनिक पदार्थों से, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से। तो पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा हरे पौधे ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं, श्वसन में नहीं। ये ध्यान रखना क्लियर कट कि हरे पादप श्वसन में ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जैसे हम करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जो के द्वारा हरे पौधे ऑक्सीजन बनाने का काम करेंगे। क्लियर। अब हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये हरे पौधों को आप है ना शुद्धिकारक भी बोल सकते हो, पर्यावरण को शुद्ध करने वाले हैं। इसलिए कई बार ये भी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का शुद्धिकारक है, तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे गाय, भैंस, हरे पौधे, ये। तो आपको लिखना है हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक इम्प्योर गैस है, जो कि एक वेस्ट गैस है, उस गैस को प्योर में मतलब ऑक्सीजन में चेंज करने का काम कौन कर रहे हैं, हरे पौधे। तो वो एक तरह से समझ लो यहां पर कि शुद्धिकारक का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कई बार जैसे गाजर है, टमाटर है, इनके रंग होते हैं तो उनके लिए अलग अलग वहां पर कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। ये वर्णक होता है ना वो अलग, क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर के लिए होता है, जेंथोफिल होता है, ऐसे ही और कई वर्णक होते हैं जो अलग अलग रंग देते हैं, ठीक है। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पशु पक्षियों द्वारा या खासतौर पे पशु द्वारा, मवेशियों द्वारा जो हरे चारे को चरते हैं ना, वो हरे चारा खाने वाले मवेशियों द्वारा एक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, उस गैस का नाम क्या है। तो जितने भी पशु हरे चारे को खाते हैं या चारा खाते हैं, उनकी बॉडी में जाके वो चारा फर्मेंट होता है, फर्मेंट होके और वहां पर एक गैस बनती है, मीथेन। कौन सी गैस बनती है, मीथेन।
तो मीथेन का जो उत्सर्जन होता है वो पशुओं द्वारा होता है, तो ये अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है, ठीक है ना। ऐसे ही ओजोन जो परत होती है, ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए भी या उसके टूटने के लिए भी कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जिम्मेदार होती है, ठीक है ना। एक आपने सुना होगा अम्लीय वर्षा, सुना है अम्लीय वर्षा। ये अम्लीय वर्षा एक्चुअली क्या होता है, वातावरण में कुछ गैसें होती हैं जो कि हानिकारक होती हैं, उन्हीं में से एक होती है आपके एसोट, सल्फर डाइऑक्साइड। ये बारिश के दौरान हाइड्रोजन से रिएक्शन करके और H2SO4 मतलब अम्ल में बदल जाती है। मतलब ये मान के चलो कुछ इम्प्योर गैसें पानी के साथ रिएक्ट करके अम्ल में चेंज हो जाती हैं, और वो अम्ल बारिश के साथ शुरू की बारिश में नीचे आता है, तो उसको आप अम्लीय वर्षा कह सकते हैं, ठीक है ना, अम्लीय वर्षा कहते हैं उसे। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है, तो खासतौर पर पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, और पौधों पर डिपेंड होने वाले जो एनिमल है वो उपभोक्ता होते हैं। तो उसमें से पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता फर्स्ट, उपभोक्ता सेकंड, इस प्रकार से एक चेन बन जाती है। तो उसको बोलते हैं, जैसे खाने के हिसाब से पौधे क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाएंगे, तो ये तो हो गए उत्पादक। अब इस घास को किसी ने खाया, जैसे भाई किसी खरगोश ने खा लिया, तो ये हो गए उपभोक्ता, ठीक है ना, उपभोक्ता फर्स्ट। इस खरगोश को भाई मान के चलो किसी बाज ने खा लिया, तो उपभोक्ता सेकंड। तो इस प्रकार से एक चेन बन जाती है खाने के हिसाब से। सबसे पहले घास को खरगोश ने खाया, उसके बाद बाज ने खाया, मतलब ये घास, इसको शाकाहार, शाकाहार के बाद मांसाहारी। तो इस प्रकार से एक जो चेन बन जाती है, इस चेन को बोलते हैं फूड चेन या खाद्य श्रृंखला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल सिंपल चीजें जो आपके आसपास हो रही है, जैसे भाई मान के चलो अपने एरिया में जैसे सोलर एनर्जी बहुत हो रही है, तो उसी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सोलर एनर्जी में सोलर प्लेट क्या करती है। तो आपको उसमें याद रखना है कि सोलर प्लेट जो होती है वो सनलाइट को, सूर्य की जो रोशनी है, ये सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है रोशनी की फॉर्म में, उसमें किस में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, ठीक है। किस में चेंज कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में। ऐसे ही जैसे सेल होते हैं, बैटरी में डालते हैं आप सेल, या किसी चीज में, घड़ी में जो लगने वाला सेल है, उसके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है एक, तो वो क्या है, रसायन है। तो वहां पर आप कहना, जैसे ये तो सोलर प्लेट तो किसको कर रही है, सौर ऊर्जा को किस में चेंज कर रही है, विद्युत ऊर्जा में। लेकिन अगर सेल की बात करें, बैटरी में लगने वाले सेल, घड़ी में लगने वाला सेल, या किसी और चीज में लगने वाला सेल, उसके अंदर केमिकल होता है, रसायन होता है। तो वहां से वो रासायनिक पदार्थ किसमें चेंज हो रहा है, विद्युत में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज हो रही है, विद्युत ऊर्जा में। तो ये बिल्कुल सीधी सी चीजें हैं। कई बार है ना चेंज का पूछ लेते हैं, जैसे रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। तो अगर कोई चीज एक स्टेज से दूसरी स्टेज में परिवर्तित होती है, ठीक है, और वो वापस अपनी स्टेज में नहीं आती, तो उसका भौतिक फिजिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ये पढ़ के देखना, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन उसमें आते हैं। वन जीवों के नाम, वन क्षेत्रों के नाम, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, इस प्रकार की चीजें हैं। आगे जो लेसन होगा उसमें और मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन और आपके संभावित रहते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।